डियर स्टूडेंट्स, पाठ 2 परमाणु संरचना के एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का टॉपिक है आज द ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। उसमें आप सबका स्वागत है। बच्चों, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि परमाणु के विभिन्न संरचना के मॉडल दिए गए थे, जिसमें बोर का भी एक मॉडल था। बोर का मॉडल फेल हो गया था और उसके स्थान पर आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत चलता है। और ये जो क्वांटम सिद्धांत है, या हम कहें कि श्रोडिंगर की जो तरंग समीकरण थी जिसके आधार पर क्वांटम सिद्धांत दिया गया था, उससे पहले कुछ और सिद्धांत आए थे। उन्हीं के आधार पर इसका विस्तृत वर्णन किया गया और क्वांटम सिद्धांत दिया गया था। सबसे पहले इसमें है द ब्रोगली का इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति मानी थी। उन्होंने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन कभी तरंग के रूप में तो कभी कण के रूप में व्यवहार करता है। उन्होंने ये माना कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो यह तरंग के रूप में, और जब यह किसी पिंड के साथ में क्रिया करता है, अन्योन्य क्रिया करता है, तो यह कण के रूप में व्यवहार करता है। कृष्णिका विकिरण है या प्रकाश उत्सर्जन है, इलेक्ट्रॉनों का प्रकाश उत्सर्जन है, ये सभी कणीय प्रकृति को दर्शाते हैं। अब हम आते हैं द ब्रोगली के इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति के सिद्धांत पर। 1924 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक द ब्रोगली ने यह बताया कि जिस प्रकार ग्रेटिंग में से गुजारने पर प्रकाश किरण पुंज विवर्तित होता है। विवर्तित का मतलब है किसी कण से जब कोई प्रकाश किरण सूक्ष्म छिद्र में से गुजारी जाती है, या उसके रास्ते में कोई बहुत सूक्ष्म रुकावट आती है, तो वह उसके किनारे से मुड़ जाती है। इसको विवर्तन कहते हैं। और विवर्तन का गुण केवल तरंगों में पाया जाता है, और प्रकाश है वो भी एक तरंग है। उन्होंने ये देखा कि यदि इलेक्ट्रॉनों के पुंज अर्थात समूह को भी एक क्रिस्टलीय ठोस में से गुजारा जाए तो वह भी विवर्तित होता है, अर्थात इसकी तरंगीय प्रकृति को दर्शा रहा है। न्यूट्रॉन जो कण है वो भी विवर्तन की क्रिया दर्शाते हैं, और वो भी ब्रोगली की इस द्वैत प्रकृति के सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। अब उक्त आधारों पर द ब्रोगली ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति दोहरी होती है तथा यह कण और तरंग दोनों के रूप में व्यवहार करता है। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध दिया था। यह संबंध आप देख सकते हो, E बराबर mc²। E बराबर mc², जहां E ऊर्जा है, m उस पिंड का या फोटोन का द्रव्यमान है, और c इसका वेग है। अब आप पूछोगे कि सर फोटोन क्या है? तो जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है वो प्रकाश, अभी मैंने पीछे आपको बताया कि प्रकाश एक तरंग है। ये तरंग धरती तक लगातार एक किरण के रूप में नहीं पहुंचती, बल्कि छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में पहुंचती है। इन छोटे छोटे पैकेट्स, ऊर्जा के पैकेट्स को ही फोटोन कहा गया है। और यहाँ E बराबर mc² उसी फोटोन की या किसी भी कण की ऊर्जा को व्यक्त करता है, गति करते हुए कण या तरंग। क्योंकि
E बराबर ऊर्जा है, m उसका द्रव्यमान है और c उसका वेग है। अब प्लांक नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने भी किसी फोटोन की ऊर्जा का सूत्र दिया था और उनके द्वारा जो किसी फोटोन की ऊर्जा का सूत्र था वो था E बराबर h न्यू। h न्यू, यहां h को हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं और इसका मान 6.625 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, प्रति सेकंड होता है। दोबारा सुन लें, h यहां प्लांक कांस्टेंट है और इसका मान 6.625 इंटू 10 की पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। न्यू आवृत्ति को बताता है, उस फोटोन की आवृत्ति की 1 सेकंड में कितने फोटोन गुजरते हैं। अब अगर हम समीकरण 1 E बराबर mc स्क्वायर और E बराबर h न्यू, इन दोनों को देखें तो इनका बायां भाग बराबर है अर्थात E है, क्योंकि दोनों ही समीकरणें ऊर्जा को व्यक्त करती है। तो E की समान होने के कारण हम mc स्क्वायर बराबर h न्यू लिख सकते हैं। mc स्क्वायर बराबर h न्यू, न्यू क्या होता है? हम जानते हैं न्यू का जो सूत्र है, न्यू अर्थात आवृत्ति बराबर c अपॉन लैम्डा होती है। तो यहां मान रखने पर, न्यू का मान c अपॉन लैम्डा रखने पर mc बराबर h बटा लैम्डा हो जाएगा और लैम्डा बराबर, लैम्डा को उधर ले जाएं और mc को h के नीचे लाएं तो क्या बनेगा? लैम्डा बराबर h बटा mc। ब्रोगली के अनुसार यदि फोटोन की जगह कोई कण होता तो उसकी भी समीकरण यही होती, क्योंकि ब्रोगली ने बताया था जैसे इलेक्ट्रॉन का क्रिस्टलीय विवर्तन उन्होंने समझाया, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन में भी तरंग प्रकृति होती है, विवर्तन होता है इलेक्ट्रॉनों का। तो c, क्योंकि प्रकाश का वेग है, तो c की जगह हम उस कण का वेग v ले सकते हैं। तो इस समीकरण में थोड़ा सा उन्होंने संशोधन किया और लैम्डा बराबर h बटा mv प्राप्त किया। इस समीकरण को ब्रोगली की समीकरण कहते हैं, लैम्डा बराबर h बटा mv। हम mv जानते हैं, m गुना v संवेग के बराबर होता है, तो इसे हम लैम्डा बराबर h बटा p भी लिख सकते हैं और यह समीकरण इलेक्ट्रॉनों के लिए सही पाई गई। इलेक्ट्रॉन, अब हमें यह कहा जाए, क्या इलेक्ट्रॉन से भारी कोई कण हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत सूक्ष्म कण है और हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो इलेक्ट्रॉन से बड़ा कोई पिंड है जो हमें दिखाई दे और वह गति कर रहा हो, तो क्या उसमें तरंग के गुण होंगे? तो ब्रोगली के अनुसार हां, उसमें तरंग के गुण होंगे, लेकिन हम जानते हैं लैम्डा बराबर h बटा mv, क्योंकि उस कण का जो हमें दिखाई दे रहा है, उस कण का द्रव्यमान m बढ़ जाएगा। h के नीचे m गुना v है, तो m गुना v का मान बढ़ जाएगा। m गुना v का मान बढ़ने से लैम्डा का मान कम हो जाएगा और लैम्डा का मान कम होने का मतलब है तरंग दैर्ध्य का मान शून्य होना, नगण्य होना। और जब तरंग दैर्ध्य का मान नगण्य हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि उसमें तरंग की प्रकृति नहीं होगी, या हम उसे तरंग की प्रकृति की उपेक्षा कर सकते हैं, तब वह हमें कण के रूप में व्यवहार करता हुआ दिखाई देगा। अब है कि द ब्रोगली की समीकरण का बोहर के परमाणु मॉडल से क्या संबंध है? तो बोर ने जो अपनी परमाणु मॉडल दिया था, उस परमाणु मॉडल के अंदर उन्होंने कुछ अभिधारणाएं दी थी। उन अभिधारणाओं में एक अभिधारणा यह थी
कि इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है h/2π का पूर्ण गुणांक होता है। कोणीय संवेग को हम mvr से लिखते हैं, ठीक है। कोणीय संवेग को हम mvr से लिखते हैं। m उस कण का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v उसका वेग, r उस कक्ष की त्रिज्या है जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इसका मान nh/2π के बराबर होता है। अब उन्होंने ये लिख तो दिया कि mvr बराबर nh/2π होता है, कोणीय संवेग nh/2π के बराबर होता है, लेकिन इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पाए। तब डी ब्रोगली ने अपने इसी सिद्धांत के आधार पर इसको सिद्ध किया। आप एक चित्र देख रहे होंगे ए और बे के नाम से। इसमें एक टूटी हुई लाइन से गोल कक्ष दिखाया गया है और उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तरंगीय प्रकृति मानी गई है। तो आप देखोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता हुआ, अगर हम एक सिरा इस तरंग का पकड़ें तो यह उस गोलीय कक्षा में तरंग के रूप में व्यवहार करता हुआ अपनी कला में नहीं रह पाएगा और अंत में नाभिक में समा जाएगा। ए चित्र से पता चलता है। लेकिन बे चित्र में क्या बताता है? बे चित्र में आप देखोगे कि इसके सिरे हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं तरंग के। ए चित्र हमें बिना कला या आकृति के काटती हुई है, जबकि बे भाग है वो आकृति या कला में निरंतर तरंग गति कर रही है, उसके बारे में बताया गया है। द ब्रोगली ने हमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन न केवल कण के रूप में व्यवहार करता है, बल्कि उसमें तरंग का गुण भी विद्यमान है। एक तरंग अपनी कला में, अर्थात आप देखोगे कभी वह गोले के ऊपर है तो कभी वह गोले के नीचे हो, इसे हम तरंग की कला कहते हैं। अब द ब्रोगली ने हमें यह बताया कि इलेक्ट्रॉन ये इस कला में तभी रह सकता है जब उसकी परिधि और तरंग दैर्ध्य दोनों में एक संबंध बताया कि किसी भी कक्ष की परिधि 2πr होती है। आपको पता ही है, गोलाकार वृत्ताकार कक्ष की परिधि 2πr से हम लिखते हैं। अब द ब्रोगली ने यह बताया कि किसी भी गोलाकार या वृत्ताकार कक्ष की परिधि में कोई कण जैसे इलेक्ट्रॉन है तभी कला में रह सकता है यदि वह n लैम्डा के बराबर हो, अर्थात उसकी परिधि 2πr बराबर n लैम्डा के बराबर हो। r यहां पर उस कक्ष की त्रिज्या है, n पूर्णांक है, 1 2 3 4 बटा में नहीं है, पूरा 1 या 2 या 3 या 4 होंगे या ज्यादा भी हो सकते हैं। और लैम्डा आपको पता है उसकी तरंग दैर्ध्य है, कला जिसको हम कह रहे हैं। द ब्रोगली की समीकरण के अनुसार, अभी हम पीछे समीकरण पता करके आए हैं ब्रोगली की, उन्होंने क्या लिखा था? लैम्डा बराबर h/mv, और हम जानते हैं 2πr किसके बराबर होता है? n लैम्डा। तो लैम्डा का मान यहां रख दें, लैम्डा का मान यदि हम यहां रख दें तो क्या आएगा? 2πr बराबर nh/mv, और 2π को nh के पैरों में बटा में ले जाएं और mv को 2π की जगह ले जाएं तो क्या बनेगा? mvr बराबर nh/2π। और यही बोर ने हमें बताया था। बोर की अवधारणा भी यही थी कि mvr बराबर nh/2π, जिसकी वो व्याख्या नहीं कर पाए थे, उसकी व्याख्या द ब्रोगली ने अपनी समीकरण से की। उदाहरण देखोगे आप, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए जो 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से घूम रहा हो। हम जानते हैं इस समीकरण में दे क्या रखा है, पहले आप ये देखिए क्या पूछा गया है। उन्होंने द्रव्यमान दिया है पिंड का, तरंग दैर्ध्य पूछी है और उसका वेग आपको दे रखा है। v आपको दिया है, m आपको दिया है
और लैम्डा आपसे पूछी है तो हम जानते हैं दी ब्रोगली के समीकरण से लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है। ये मान हम रख देंगे। h प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.625 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। तो पहले यहाँ पर 1 मिलीग्राम वाला द्रव्यमान दिया है, उसको आपको किलोग्राम में बदलना है। जब भी हम किसी को मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलते हैं तो उसको 10⁻⁻6 से गुणा करेंगे, बाकी मान रख देंगे। तो लैम्डा बराबर हमारे पास जो मान आएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻34 द्रव्यमान 10⁻⁻6 किलोग्राम और वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, वैसे का वैसे रख देंगे। गणना करेंगे तो ये हमारे पास में लैम्डा का मान आएगा 6.625 इंटू 10⁻⁻29 मीटर, क्योंकि लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, तरंग की लंबाई कह सकते हो, इसको तरंग की कला कह सकते हो, यह हमेशा मीटर में ली जाती है। अब हम देखेंगे उदाहरण 2 कि सोडियम प्रकाश का एक फोटोन का द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है जिसकी तरंग दैर्ध्य 5894 एंगस्ट्रॉम है और वेग 3 मीटर प्रति सेकंड है। इसका हल देखेंगे। दिया हुआ क्या है हमारे पास में, लैम्डा दिया हुआ है, वेग दिया हुआ है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। जब हमें लैम्डा दिया है, वी दिया है, हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है तो दी ब्रोगली का ही समीकरण हम लगाएंगे। लैम्डा बराबर h अपॉन mv। द्रव्यमान ज्ञात करना है तो m को बाहर निकाल लेंगे, m की जगह लैम्डा आ जाएगा, तो यह सूत्र बनेगा m बराबर h अपॉन लैम्डा v। लैम्डा का मान हमें एंगस्ट्रॉम में दिया है। अभी अपने पीछे सवाल किया था तो मैंने आपको बताया था लैम्डा जिसे हम तरंग की कला कहते हैं, ये हमेशा मीटर में होगी। तो लैम्डा बराबर 5894 एंगस्ट्रॉम में, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो एंगस्ट्रॉम की जगह मीटर लाने पर इसको 10⁻10 से गुणा कर देंगे। वेग हमें दिया है 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। h हम जानते हैं प्लांक कांस्टेंट है जिसका मान 6.625 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। अब मान रखेंगे m बराबर h अपॉन लैम्डा v में, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 3.74 इंटू 10⁻⁻36 किलोग्राम। अब दूसरा हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा कि अंतरिक्ष के अंदर सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और उनका वो रास्ता फिक्स है, चक्कर लगाने का जो रास्ता है फिक्स है। इसी कारण से अन्य जो ग्रह है वो आपस में टकराते नहीं है। उनके आकार भी अलग अलग है, कोई छोटा है कोई बड़ा है। किसी क्षण हमें कहा जाए कि ये ग्रह है जो सूर्य की ओर चक्कर लगा रहे हैं, ये कितने समय बाद कहाँ होंगे हम इसका पता लगा सकते हैं, उसकी स्थिति बता सकते हैं, उनका वेग बता सकते हैं, उनका संवेग बता सकते हैं। लेकिन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत हमें यह बताता है कि अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन हैं, उनकी किसी भी समय हम उनकी स्थिति और वेग दोनों सही नहीं बता सकते। मान लो मैं इस समय कहूं कि कोई परमाणु है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और 1 सेकंड बाद वह कहां होगा, उसकी क्या स्थिति होगी, हम इसको नहीं बता सकते। इसे ही हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात किसी भी क्षण किसी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग दोनों के मानों का यथार्थ मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस आधार पर हाइजेनबर्ग ने अपना एक अनिश्चितता का सूत्र दिया था इलेक्ट्रॉन या सूक्ष्म कणों की
अनिश्चितता को व्यक्त करने का सूत्र दिया था, वह सूत्र क्या है? डेल्टा पी एक्स इंटू डेल्टा एक्स या तो बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 के, जहां लैम्डा पी एक्स एक्स अक्ष पर संवेग की अनिश्चितता को बताता है, डेल्टा एक्स हमें एक्स अक्ष में कण की स्थिति की अनिश्चितता को बताता है, और दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4 के बराबर होता है या उससे अधिक होता है। अब देखो, एक फिक्स मान दे दिया, h का मान फिक्स है 6.625 इंटू 10⁻⁻34, 4 एक निश्चित मान है 4, और पाई आप जानते हो 22/7 या 3.14 के बराबर होती है। तो ये मान h/4 एक निश्चित मान है, ठीक है। यदि हम एक मापन की अनिश्चितता कम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरी बढ़ जाएगी, क्योंकि h/4 एक निश्चित मान है। जैसे आप मानो कि मैंने डेल्टा पी एक्स का मान बढ़ा दिया। अगर डेल्टा पी एक्स का मान बढ़ाता हूं, अनिश्चितता अर्थात संवेग की अनिश्चितता को बढ़ाऊं, तो आपको पता है स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स का मान कम हो जाएगा, क्योंकि h/4 का मान निश्चित है। दोनों के गुणनफल डेल्टा पी एक्स और डेल्टा एक्स के गुणनफल का मान h/4 के बराबर है, और ये एक मान h/4 का मान निश्चित है। अगर मैं डेल्टा एक्स का मान कम करूंगा तो डेल्टा पी एक्स का मान बढ़ जाएगा, और यदि डेल्टा पी एक्स का मान कम करूंगा तो डेल्टा एक्स का मान बढ़ जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक मापन की अनिश्चितता को कम करने पर दूसरे मापन की अनिश्चितता बढ़ जाएगी, क्योंकि अनिश्चितता का गुणनफल कम से कम h/4 के बराबर होता है। इसके कहने का तात्पर्य ये हुआ, क्योंकि हम ये अनिश्चितता का सिद्धांत की जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के संदर्भ में करें, तो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन की कोई भी निश्चित स्थिति या कक्षा नहीं मानी जा सकती है। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वृत्ताकार कक्षों में चक्कर लगाते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता हमें क्या बताती है? वो ये बताती है कि किसी भी क्षण परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति या उसका संवेग हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य यही है कि इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित स्थिति या कक्षा में गति नहीं करता है। हम केवल उस कक्ष को मानते हैं, वह वास्तव में उसके पाए जाने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी को बताता है। हम यह कह सकते हैं इस क्षण यह इलेक्ट्रॉन यहां पाया जा सकता है, पाया जाएगा नहीं कह सकते, जिससे इलेक्ट्रॉन एक स्थान की अपेक्षा दूसरे स्थान पर पाए जाने की संभावना को व्यक्त किया जाता है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इतना एरिया है, इस एरिया में हो सकता है, किसी निश्चित वृत्ताकार कक्ष में हो, इस समय हम ये नहीं कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बच्चों कल करवाएंगे। आप अपने नोट्स बनाएं, इसकी PDF मैं साथ में शेयर कर रहा हूं। थैंक यू।